हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप? आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। हम आपके लिए फ्ली मेंबर का एपिसोड नंबर 104 लेके आ गए। पिछला एपिसोड एकदम फाइटिंग सीन से भरा हुआ था। सो अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लो। चलो तब भी हम पिछले एपिसोड का रिकैप कर लेते हैं। हमें शुरुआत में फाइट दिखाई गई थी जियान और वन पोसेक के उस ओल्ड मॉन्स्टर की, लेकिन क्योंकि वो इंजर्ड कंडीशन में था, जियान उसे काफी आसानी से हरा देता है। लेकिन क्या उसकी जान बच गई थी? ये चीज अभी भी सस्पेंस बनी हुई है। फिर जियान का ग्रुप मिलता है उस पॉइजन सैक की लड़की से जिसे संडलोंग ने कैप्चर किया था। वो बताती है कि मेरे पास दोनों में से कोई भी ट्रेजर नहीं है, यानी कि वो दोनों चीजें थी उसकी बड़ी बहन पे। इसका नाम होता है लिंजू और ये 6 स्टार दोदी एक्सपर्ट थी। अब क्योंकि जियान की इसके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं होती, इस वजह से वो इसे जाने देते हैं। दूसरी तरफ क्योंकि जियान ने उस पॉइजन फैंग से उस लड़की को हासिल कर लिया था जिसके पास 3 कलर्ड पीपल्स होते हैं, और अपनी ट्राइब की हेल्प के लिए ग्रीन फ्रूट उस लड़की को लेके मेड्यूसा ट्राइब चली जाती है। फिर सीन हमें ज्वालिंग सिटी के ईस्टर्न साइड का दिखाया गया था। यहाँ पे पॉइजन सैक की दूसरी मेंबर जो कि लिंजू की सीनियर सिस्टर होती है, वो काफी सतर्कता से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन उसका भी सामना हो जाता है अर्थवॉकर से जो कि ज्वालिंग सिटी की टूजिया फैमिली से आता था। अर्थवॉकर की स्ट्रेंथ थी 8 स्टार दोदी की मिड स्टेज की और वो लड़की 8 स्टार दोदी के पीक पे थी। फिर दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। ये फाइट काफी इंटेंस रही थी। धीरे धीरे ये बैटल कईयों के ध्यान को आकर्षित करने लगती है। इस बैटल ग्राउंड के चारों तरफ कई हिडन शैडोज इकट्ठी हो जाती हैं। एंड में जाके अर्थ वॉकर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो जाता है और वो हार मान के वापस जाने लगा था। लेकिन चीजें अक्सर ऐसी होती नहीं है जैसा हम सोचते हैं, और ऐसा ही होता है अर्थ वॉकर के साथ। न जाने कहां से एक और आवाज आती है। वो कहती है अर्थ वॉकर, तुम्हें जानने की इतनी क्या जल्दी है? तो भाई न्यू कमर कौन है? चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। जिस मोमेंट में अर्थ वॉकर ने इस आवाज को सुना था उसे काफी फेमिलियर लगती है। अर्थ वॉकर कहता है मुझे आवाज ऐसी क्यों लग रही है जैसा ऐसे मैंने पहले सुना हो, और जिस टोन में ये व्यक्ति बात कर रहा होता है ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे से मिल चुके हों। तुरंत उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और ये सोच के वो धीरे से पीछे मुड़ा था। उसकी नजरें सामने की बड़ी चट्टान के ऊपर ही गई होती हैं। उसे वहाँ पे एक मिडिल एज फिगर दिखाई देता है। जिस मोमेंट में उसकी नजरें इस फिगर के ऊपर गई थी ऐसा लगता है अर्थ वॉकर के दिमाग में बॉम्ब फट गया हो। वो एक शॉक और डिसबिलीफ से भरी आवाज में कहता है मास्टर ल्यू। ये मास्टर ल्यू ज्वालिंग सिटी का सबसे फेमस कास्टिंग मास्टर था। जैसा कि हम सब भी जानते हैं कि दूधी कॉन्टिनेंट में जब कल्टीवेशन का दौर राइज होता है तो उसकी कई ब्रांचेस बन जाती हैं। इनके उदाहरण एल्केमिस्ट और बैटल फॉर्मेशन मास्टर हैं। इन दोनों आइडेंटिटी को जियान खुद पोजेस करता था, और उन्हीं ब्रांचेस में से एक होते हैं फाउंड्री मास्टर्स जो कि अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हैं वेपन्स बनाने के लिए। ये सो कॉल्ड कास्टिंग मास्टर्स कई रेयर मेटेरॉइड्स और एक्सोटिक मेटल्स को मिला के उनके ऊपर स्पेशल टेक्निक्स का इस्तेमाल करते थे जिनसे पावरफुल वेपन्स बनते हैं। चाहे बात हो किसी भी कल्टीवेशन बेस की, जिस व्यक्ति के पास अच्छा वेपन होता है उसके पास एडवांटेज हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को छोड़ के एक पावरफुल वेपन किसी भी यूजर की पावर को एम्पलीफाई कर सकता है। और तो और मैजिकल वेपन्स की अच्छी बात यह है कि उन्हें भी जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन किया जा सकता है, जिस वजह से ये भी दो टेक्निक्स की तरह हो जाते हैं, बस इनकी पावर इंडिपेंडेंट होती है। सिर्फ ज्वालिंग सिटी में नहीं बल्कि ज्वानसेंटियन में भी मास्टर ल्यू को सबसे अच्छा फाउंड्री मास्टर कहा जाता था। इस समय इनकी रैंक पहुंच चुकी होती है 9th रैंक पे, और ये इमोर्टल रैंक के फाउंड्री मास्टर बनने से बस एक कदम पीछे होते हैं। किसी भी कल्टीवेशन सोसाइटी में पावरफुल वेपन्स का होना बहुत जरूरी है, वरना उन्हें सप्रेस किया जा सकता है। इस वजह से इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है सिर्फ फाउंड्री मास्टर्स की। इन्हें हम फोर्जिंग मास्टर्स भी कह सकते हैं। वो मिडिल एज मैन जो कि बड़े से पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ था, वो अर्थ वॉकर से कहता है टूजिया फैमिली के लड़के, अब तो ये इस बैटलफील्ड को छोड़ देना चाहिए। इन शब्दों को कोई 9 स्टार दोदी भी इग्नोर नहीं कर सकता था, तो फिर अर्थ वॉकर की हिम्मत कैसे होती? हम उसे तुरंत ही बैटलफील्ड से रिट्रीट लेते हुए देखते हैं। जाते जाते वो ओकेजनली मास्टर लू को देखता था। अभी अर्थ वॉकर की नजरें जाती है एक और फिगर के ऊपर जो कि मास्टर लू के पास में खड़ा हुआ था। वो कहता है पिलकिंग शैनचिन। इस समय अर्थ वॉकर की आंखों में शौक भर गया होता है। वो मनी मन में कहता है लगता है मास्टर लू को डानवेंग चैनचिन ने बुलाया होगा। अब चीजें अर्थ वॉकर के दिमाग में क्लियर हो गई थी। वो कहते हैं हाँ सच में एल्केमिस्ट से बिल्कुल पंगे नहीं लिए जा सकते। मास्टर लू जिनकी कल्टीवेशन भी 9 स्टार दूधी लेवल पे पहुंच चुकी होती है, उनका इस जगह पे बिना किसी रीजन की वजह से आना नहीं हुआ है। जिस तरीके से पिलकिंग चैनचिन हिल वैली के टॉप 3 एल्केमी मास्टर्स में से आते हैं, उनकी रेपुटेशन भी चारों तरफ फैली हुई है, और इस लेवल के एल्केमिस्ट के लिए एक काफी हाई लेवल का एक्सपर्ट भी काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्थ वॉकर खुद से बोलता है लगता है पिलकिंग चैनचिन की एम्बिशन छोटी नहीं है। वही मुझे सोर्ड सैक के डिसेपल्स इस मास्टर लू को देखते हैं, इनकी आंखों में भी सरप्राइज फ्लैश होता है। उन दोनों में से कैंडमा जो कि जूनियर ब्रदर होता है, वो कहते हैं सीनियर ब्रदर
ब्रदर ये मास्टर लू कौन है? इस समय जियान वक्चिंग की आंखें एकदम चमक रही होती है। वो कहता है मास्टर लू एक बहुत ही इनक्रेडिबल फिगर है। जियान वक्चिंग बोलता है हमारा सोर्ड सेट सोर्ड इंटेंट में फोकस करता है और हमारे लिए ऐसे फाउंड्री मास्टर की कीमत और भी ज्यादा हो जाती है। ये तो तुम भी जानते होगे कि हमारी सोर्ड इंटेंट को पूरी तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए हमें एक अच्छे वेपन की जरूरत होती है और बिना एक वेपन फोर्जिंग मास्टर के हमारे लिए ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मास्टर लू को जुआन सेंटेन का सबसे पावरफुल कास्टिंग मास्टर बोला जाता है। इस समय उनकी कल्टीवेशन 9 स्टार 2D लेवल पे पहुंच चुकी है और उनका इमोर्टल कास्टिंग मास्टर बनना बस थोड़ा सा आगे है और जब वो इमोर्टल रैंक में ब्रेक थ्रू कर लेंगे तब वो इमोर्टल लेवल के वेपन्स को भी बना सकेंगे और उस समय हमारे सेक्ट मास्टर को भी मास्टर लू के सामने रेस्पेक्ट शो करनी पड़ेगी। इस समय जियान वक्चिंग का एक्सप्रेशन काफी सॉलम था। इस समय केंडमा की आवाज में भी एक अलग ही ऑ मौजूद होता है। वो कहता है ये एक टेरिफाइंग फोर्स है। जियान वक्चिंग कहता है ऑफ कोर्स अगर मास्टर लू की इस आइडेंटिटी को भुला भी दिया जाए तभी उनकी पावरफुल स्ट्रेंथ को कोई अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है उस मास्टर लू की तरफ। उसके चेहरे पे एकदम काम एंड कंपोज एक्सप्रेशन था। इस मास्टर लू ने कपड़े पहन रखे होते हैं सफेद रंग के और इसके बाल काले थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करती है उसकी आंखें और उसके हाथों की वो लोहे की अंगूठी जो कि उसके फोर्जिंग मास्टर की आइडेंटिटी के बारे में बताती है। इस समय शैडोज में ओल्ड जू भी मौजूद होते हैं और टिस्क टिस्क करके बोलते हैं मैंने सोचा नहीं था कि मास्टर लू भी यहाँ पे मौजूद होंगे। जुलाव मनी मन में कहते हैं लगता है चैंगशिन ब्रेक थ्रू न कर पाने की वजह से काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है और अब वो अपने सब्र को खो रहा है और क्योंकि इस ऑक्शन में उसका सामना फायर किलिंग पिल से हो गया है तो इसे हर कीमत पे वो हासिल करने की कोशिश करेगा और क्योंकि स्वालिंग सिटी में समय पावरफुल एक्सपर्ट्स मौजूद है तो अकेले खुद की स्ट्रेंथ पे रिलाई करना ये चैंगशिन के लिए काफी नहीं है। इस वजह से उसने इस मास्टर लू को हायर किया होगा। लगता है चैंगशिन इस बार सच में काफी ज्यादा खर्चा करने के लिए तैयार है। फिर उनकी नजरें जाती है एक और डायरेक्शन की तरफ। वो कहते हैं ओ तो यहाँ पे सोर्स सेक्स के कुछ नौजवान भी मौजूद है। हमें दिखाई जाती है वो बेंगशिन जिसकी मास्टर लू को देख के आंखें एकदम नैरो हो गई थी। वो इस व्यक्ति में से एक अजीब प्रेशर को फील कर पाती है। मास्टर लू एक कैजुअल आवाज में कहते हैं हे लिटिल वन तो अपनी उन चीजों को मेरे हवाले कर दो। भले ये आवाज काफी कैजुअली बोली गई हो लेकिन इसमें एक शार्पनेस भी होती है। तुरंत ही बेंगशिन पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है। वो जानती थी कि भले उसकी 8 स्टार 2D की पीक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अच्छी हो लेकिन एक 9 स्टार 2D और एक 8 स्टार 2D में बड़ा अंतर होता है। बेंगशिन जैसे से अपने आप को काम करके भौं से गोड़ के बोलती है योर एक्सेलेंसी ये आपकी सीनियरिटी को देख के आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपको इस जूनियर जनरेशन को इस तरीके से सताना अच्छी बात नहीं है? ये सुनने के बाद ही मास्टर लू की टोन बिल्कुल नॉर्मल रहती है। वो कहते हैं मैं किसी और के लिए काम कर रहा हूँ। जब बेंगशिन को लगता है कि फाइट होगी रहेगी वही गहरी सांस लेके अपने आप को तैयार करती है। उसके ऐसे एक्शन को देख के मास्टर लू भी समझ जाते हैं। वो स्माइल की तरफ अपनी तरफ इशारा करके बोलते हैं ठीक है आओ। तुरंत उनकी बॉडी में से एक रिपल फैली थी। ये ऑरा हवा को और भी भारी बना देता है। ऐसा लगता है वो दोनों ट्रेजर्स को हासिल करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइंड है। मास्टर लू के इस ओवरवेलमिंग ऑरे के प्रेशर को फील करके बेंगशिन का चेहरा फेल हो जाता है। हम उसे कई बार खांसते हुए देखते हैं। मास्टर लू के ऑरे ने बेंगशिन की दुखी को एकदम सप्रेस कर लिया था। बेंगशिन तुरंत ही दांती मीस के अपनी एनर्जी को रीऑर्गेनाइज करती है। अपॉर्चुनिटीज लगातार उसे ही मिलती हैं जो कि डटे रहते हैं। इस वजह से मास्टर लू की टेरिफाइंग पावर के सामने भी बेंगशिन अटैक को तैयार करने लगी थी। इस दो टेक्निक का नाम होता है पॉइजन हैंड। तुरंत एक वेनमस ऑरा उसे पूरी तरह से ढक लेता है। बेंगशिन की डिटर्मिनेशन खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी सेक्ट के लिए थी। आखिरकार उसके हाथ में जो फायर किलिंग पिल है उसमें पूरा पॉइजन सेक्ट का फ्यूचर डिपेंडेड है और वो उसे किसी की कीमत पर लूज नहीं कर सकती। तुरंत ही उसकी हथेली को ढक लेती है टॉक्सिक एनर्जी और बेंगशिन सामने की तरफ फ्लैश हो गई थी। जब उसका फिगर 10 मीटर आगे जा चुका होता है तब उसकी पिछली जगह एकदम बूम साउंड के साथ फट जाती है। ये हमें बेंगशिन की स्पीड के बारे में बताता है। उसका वेनमस अटैक जस्ट मास्टर लू के पास ही पहुंचा था। मास्टर लू फाइनली मूव करते हैं। वो एक कोल्ड स्नॉट के साथ बोलते हैं फ्यूटाइल। तुरंत ही उनकी चारों तरफ का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है। देखने वाले उनकी दुखी में लाइफ और डेथ के ऑरे को भी सेंस करते हैं। जूला जो कि दूर से सीन को देख रहे थे वो खुद से बोलते हैं टेस्ट ये ब्लैक एंड व्हाइट दुखी। लगता है मास्टर जू भी दोशियन क्लास के काफी करीब पहुंच चुके हैं। मास्टर लू के सफोकेटिंग ऑरे के सामने बेंगशिन को ऐसा लगता है जैसे उसकी दुखी ट्रेम्बल हो रही हो। वो तब भी अपने अटैक को आगे प्रेस कर देती है। नेक्स्ट मोमेंट में एक बैंग की साउंड सुनाई देती है। बेंगशिन का ये ऑल आउट अटैक मास्टर लू से 3 मीटर सामने जाके रुक गया था। ऐसा लगता है ये एक इनविजिबल बैरियर से टकरा गया हो। मास्टर लू एफर्टलेसली अपने हाथ को वेव करके इस अटैक को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ऐसे सीन को देख के बेंगशिन की आंखें एकदम व्हाइट हो गई थी। अपने अटैक को ऐसे न्यूट्रलाइज होते हुए उसने बस अपने मास्टर के हाथों से देखा होता है। ये उसकी दूसरी ऐसी फीलिंग थी। तुरंत ही बेंगशिन का चेहरा और भी डार्क हो जाता है और कल की आवाज में कहती है डैम इट। सिर्फ एक ही स्ट्राइक के एक्सचेंज में दोनों के बीच की स्ट्रेंथ का गैप साफ हो गया है। बेंगशिन कहती है 9 स्टार 2D ये पावर
मेरे बियॉन्ड है। अब बस वो उम्मीद लगा सकती थी अपने सैक के ऊपर, क्योंकि हेल्प के सिग्नल को पहले ही भेज चुकी होती है। उसे कुछ समय के लिए और होल्ड करना होगा। बिंगशिंग को टाइम ना देते हुए मास्टर लू कहते हैं, लिटिल गर्ल अब मेरी बारी है। तुरंत ही उनका फिगर फ्लेकर हुआ था और वो गायब हो जाते हैं। अगली बार वो सीधे बिंगशिंग के सामने अपीयर हुए थे और एक सिंपल सा पाम अटैक आगे बढ़ जाता है बिंगशिंग की तरफ। फिर आसमान में बूम 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 की आवाजें कई हैवी रिपल्स बनाने लगती हैं। बिंगशिंग का गोल मास्टर लू से फाइट करने का नहीं बल्कि बचने का था। वो बस रिइंफोर्समेंट के आने का इंतजार कर रही थी। इस वजह से वो किसी की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मास्टर लू के अटैक्स को जैसे जैसे करके डॉज करती है। इस जगह से बहुत दूर ईस्टर्न वाइल्डलैंड्स में एक औरत हवा को चीरते हुए आगे बढ़ते जा रही थी। उसके पीछे होते हैं बड़े बड़े दुखी विंग्स जो कि उसकी स्पीड को और भी इनक्रेडिबल बना देते हैं। ये औरत जिसके चेहरे को एक मास्क में ढक के रखा होता है वो एक अथॉरिटी से भरे ऑरे को रखती थी। उसके वो काले बाल हवा में डांस करते हैं और उसकी आंखों में एक अलग ही शार्पनेस होती है। वो कहती है, लिंगजू और बिंगशिन ने उस फायर किलिंग बिल को हासिल कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ज्वालिंग सिटी के वो मूर्ख किसी भी तरीके की बड़ी गलती नहीं करेंगे, वरना मेरा पॉइजन सैक जो कि काफी समय से लोकी है उसे फिर से अपने सिर को उठाना होगा। इसके चादर जो हल्की सी ब्लैक एंड व्हाइट दुखी होती है वो इसकी स्ट्रेंथ के बारे में क्लियरली बता देती है। ये औरत पॉइजन सैक की सेक्स मास्टर होती है जिसकी स्ट्रेंथ 2 लेवल पे पहुंच चुकी है। ज्वालिंग सिटी के सन फैमिली हाउस में एक गर्मा गर्मी से भरी बातचीत चल रही होती है। इस समय सनशाइन के चेहरे पे फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन था। वो अपने फादर जो कि सन फैमिली के पेट्रियार्क भी होते हैं उसे बोलता है, फादर वो फायर किलिंग पिल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, फिर भी आपने बस संडेलोंग को अकेले क्यों भेजा है। उसके फादर जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है वो इस समय आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। वो कहते हैं, फायर किलिंग पिल एक 2 धारी तलवार है। संडेलोंग को उसे हासिल करने के लिए भेजना एक प्रिकॉशन और टेस्ट दोनों ही है। हम उस फायर किलिंग पिल के पीछे पड़ी फोर्सेस को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए ये अच्छा हुआ कि पिल वैली, यूजिया फैमिली और सोर्ड सैक जैसे फैक्शन से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अवॉइड किया जाए। ये सुनकर सनशाइन अपनी दांती मीस लेता है, लेकिन अपने पिता की तीखी नजरों की वजह से उसे वापस लौटना पड़ता है। फाइनली उसका फादर जो कि इस हॉल में रह गया था वो एक सर्वेंट को बुलाता है। सन फैमिली का पेट्रियार्क बोलता है, तुम्हें किंग ज्वालिंग के ऊपर नजरें बना के रखनी होंगी। अगर कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होती है तो तुरंत मुझे बताओ। ये सुन के वो सर्वेंट बाव करता है, फिर यहाँ से चला जाता है। सन फैमिली पेट्रियार्क फिर से अपनी सीट पे वापस लीन हो गया था। वो आसमानी तरफ देखते हुए बोलता है, किंग ज्वालिंग लगता है इस बार तुम्हारी चालाकी तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने वाली है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं 2 फैमिली रेजिडेंट को। इस समय टूलिंग अपनी विंडो के पास खड़ी हुई थी और उसकी आंखें उस चांद को देख रही होती है। टूलिंग कहती है, फादर ने उस फायर किलिंग पिल को हासिल करने की जिम्मेदारी मास्टर अर्थ वॉकर को दी है। आई होप वो सक्सेसफुल रहेंगे। तभी उसके दिमाग में फ्लैश होता है एक फिगर जिसके पीछे एक बड़ी सी रूलर मौजूद थी। ये और कोई नहीं बल्कि जियान था। जियान के बारे में सोच के ट्यूलिंग के गाल लाल हो जाते हैं, चाहे बात हो स्ट्रेंथ या फिर वो पोटेंशियल की और चाहे उसके एल्केमिस्ट के स्टेटस की बात करी जाए। जियान के पास वो सब कुछ होता है जिसे वो एडमायर करती थी। सीन फिर से जाता है ज्वालिंग रॉयल फैमिली के पैलेस में। एक चेम्बर के अंदर ब्लड रोज अपने बेड के ऊपर लेटी होती है। भले उसका एक्सप्रेशन काफी लेजी हो लेकिन उसकी आंखें बता देती हैं कि उसके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं। वो कहती है, किंग ज्वालिंग मेडिसा क्लैन के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन उनकी 9 कलर्ड हेवन सॉल्विंग पाइथन को अंडरएस्टिमेट करना ये एक बड़ी गलती होगी। फिर उसके चेहरे पे आ जाती है एक स्माइल। वो कहती है, ड्रैगन लविंग लेजेंड को डिप्लॉय करना, चलो मैं भी देखना चाहूंगी कि क्या तुम्हारी स्कीम सच में काम करती है। सीन लौटा था वापस बैटलफील्ड में। बिंगशिंग के एक्सप्रेशन काफी अगली हो चुके थे। भले ही अब तक मास्टर लिू ने छोटी छोटी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया हो, तभी बिंगशिंग के लिए हैंडल करना आसान नहीं रहा। वो कहती है, डैम इट, मैं इस तरीके से अपने आप को ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाऊंगी और जैसे ही मैं हारती हूँ हमारी सारी केयरफुल प्लानिंग खराब हो जाएगी। लगता है मुझे अपने पॉइजन का इस्तेमाल करके इस मास्टर लू की आईसाइट को रोकना होगा, जैसे मुझे पीछे हटने का मौका मिल सके। लेकिन क्या मेरा प्लान सच में काम करेगा? ये सोच के वो स्टोरिंग से चुपचाप से बोतल बाहर निकालती है। इसके अंदर एक हरे कलर का पदार्थ होता है। ये लिक्विड लगातार विगल कर रहा था। साफ तौर पे इसमें एक डेडली ऑरा छिपा हुआ होता है। उससे थोड़ी दूरी पे खड़ा मास्टर लू बोलता है, लिटिल गर्ल मैं भी जानता हूँ कि तुम बस डिले कर रही हो, लेकिन होनी को तुम रोक नहीं सकते। अगर तुम उन चीजों को मेरे हवाले कर देती हो तो तुम उस सफरिंग से बच जाओगी। लेकिन बिंगशिंग इस पे ध्यान नहीं देती। उसका ऑरा फिर से इकट्ठा होने लगता है। इस बैटल को देखते देखते जुलाओ की आंखें भी नैरो हो गई होती हैं। वो किसी भी समय एक्शन लेने के लिए तैयार थे। ये फायर किलिंग पिल उनके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एल्डर ज़ूको से बोलते हैं, लगता है इस लड़की के पास और भी तरकीबें बची हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ट्रिक्स मास्टर लिू के खिलाफ काम करने वाली हैं। बहुत जल्दी से सरेंडर करना पड़ेगा। जब लड़की सरेंडर करने के साइंस को शो नहीं करती, मास्टर लू भी समझ जाता है कि डिले नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि पॉइजन सेक्ट की हेल्प करीब आ
पा चुकी हो। मास्टर लू के चारों तरफ की एनर्जी वॉलेंट हो जाती है। तभी सामने से आवाज आती है, पॉइजन फिल्ड द स्काई। वो बिंगशिन अपनी हैंड सीरीज को चेंज करती है, आसमान को एक जहर ढक लेता है। उस बिंगशिन ने मास्टर लू को डायरेक्टली अपना टारगेट नहीं बनाया था, बल्कि वो इस बोतल को आसमान में भेज के फोड़ देती है। उस जेड बोतल के फूटने के बाद उसके अंदर का लिक्विड बिल्कुल बिखरा नहीं था, बल्कि ओमिनसली वहीं पे फ्लोट करता रहता है। धीरे धीरे हवा प्रदूषित होने लगती है। सोर्ड सेट का कैंडेमा जो कि सीन को देख रहा था, अचानक से उसे एक चिल फील होती है। वो कहता है ये क्या करने की कोशिश कर रही है। उसका सीनियर ब्रदर स्माइल के साथ बोलता है ये बिंगशिन सच में चालाक है। वो जानती है कि वो मास्टर लू के खिलाफ जीत नहीं सकती, इस वजह से वो एक डिस्ट्रैक्शन को क्रिएट करके इस सिचुएशन से बचने का रास्ता ढूंढ रही है। कैंडेमा कहता है एस्केप। जियान वक्शिंग बोलता है लिटिल ब्रदर तुम्हें पेशेंस सीखनी चाहिए, मतलब धैर्य रखना सीखना चाहिए। एक युद्ध बस ताकत की बुनियाद पे नहीं लड़ा जाता, बल्कि बैटल के सबसे बड़े रीजन्स में से एक होता है सर्वाइवल। वो जानती है कि वो मास्टर लू के खिलाफ जीत नहीं सकती, इस वजह से इस बैटल में और भी पार्टिसिपेट करने का मतलब ये होगा कि उन ट्रेजर्स के साथ उसकी जान के ऊपर भी खतरा आ जाएगा। उस ग्रीन लिक्विड को स्प्रेड होने में ज्यादा समय नहीं लगा था। इस समय मास्टर लू के चारों तरफ का एरिया एक डेडली ग्रीन कलर से ढक चुका होता है, एक तरीके का धुआं जैसा था। ऐसे सीन को देख के मास्टर लू के एक्सप्रेशन थोड़े से डार्क हो जाते हैं। वो कहता है पॉइजन सेक्स सच में अपनी रेपुटेशन को डिजर्व करता है। फिर अपनी हथेली पे एक लाइफ और डेथ की एनर्जी को इकट्ठा करके वो इसे उस एरिया की तरफ आगे भेज देता है जहाँ पे उस जेड बोतल को फोड़ा गया था। इसी मोमेंट में उस पॉइजनस क्लाउड के अंदर से बिंगशिन की हंसी की आवाज आती है। वो कहती है तुम मेरे जाल में फंस गए हो। उस जेड बोतल के अंदर का पॉइजन कोई आम जहर नहीं था, बल्कि वो होता है पॉइजन मेंटियन। ये एक रेयर टेरिफाइंग टॉक्सिन था। उस बोतल के फूटने के बाद वो जस्ट नॉर्मली फैलता है, इस वजह से वो कुछ खास खतरनाक नहीं लगता। लेकिन जब उसके ऊपर हमला किया जाता है तभी शुरू होता है इस पॉइजन का काउंटर अटैक। ये उस एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ तुरंत ही एक टेरिफाइंग लीथल मिस्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये फिर दुश्मन को इरोड करना शुरू कर देता है। अपनी तरफ बढ़ रही इस मिस्ट को देख के मास्टर लू ने अपने आप को डेथ एनर्जी से ढक लिया था, लेकिन वो पॉइजनस मिस्ट एकदम धड़ाधड़ काम करती है। मास्टर लू को फाइनली रियलाइज होता है कि उसने मिस्टेक कर दी है। ये जगह जहाँ पे हरे भरे पौधे मौजूद होते हैं, काफी जल्दी इस जहर की वजह से वो एक वेस्टलैंड बन गई थी। इस नजारे को देख के सोर्ड सेट के कैंडेमा के चेहरे के एक्सप्रेशन पेल हो चुके थे। उसका सीनियर ब्रदर जियान वक्शिंग बोलता है रिट्रीट। सिचुएशन की ग्रेविटी को जान के वो समझ जाता है कि यहाँ पे रहना अब बिल्कुल सही नहीं होगा। जब मास्टर लू उस जहर को काटने में लगे हुए होते हैं, ये दोनों भाई इस बैटलफील्ड से बाहर आने लगते हैं। इनका सर्वाइवल सबसे ऊपर आता था। अब तक वो पॉइजनस मिस्ट पहुंच चुकी होती है जुलाओ के पास, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ब्लैक एंड व्हाइट बेरे से सराउंड कर लिया था, जो कि इस पॉइजन को रोक रहा होता है। उनकी नजरें बिंगशिन और मास्टर लू से बिल्कुल हटती नहीं है। वो कहते हैं बहुत अच्छे, तुम दोनों एक दूसरे को कमजोर करते रहो, फिर सही समय पे आके मैं उसे हासिल कर लूंगा जो कि मेरा होना चाहिए। मास्टर लू जिसके चारों तरफ डेथ एनर्जी फैली हुई थी, उसमें से फाइनली बैंग बैंग की आवाजें बाहर आने लगती हैं। ये रिपल्स होती है मास्टर लू की टेरिफाइंग ऑरे की। अंदर से मास्टर लू की आवाज आती है लिटिल गर्ल, अब तुमने मेरे धैर्य के बांध को तोड़ दिया है। पॉइजनस में इसके अंदर से बिंगशिन इसका जवाब नहीं देती। इस पॉइजन को अपनी एडवांटेज में यूज करते हुए वो अपने आप को इसमें अच्छे से छिपा लेती है। जैसे जैसे जहर फैल रहा था, बिंगशिन मास्टर लू से और भी दूरी बना लेती है। इस लड़की की लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए मास्टर लू अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को फैलाते हैं, लेकिन सच्चाई का पता लगाने के बाद उनका चेहरा और भी डार्क हो जाता है। मास्टर लू दांती मीस के बोलते डैम इट, ये पॉइजन सेक की लड़की मुझसे बच नहीं पाएगी। कहीं दूर से बिंगशिन की आवाज जाती है, चलो मैं भी देखना चाहूंगी कि मास्टर लू तुम कितना लंबा टिक पाते हो। बात ऐसी भी नहीं होती है कि बिंगशिन के एकदम मजे हो रहे हो, इस समय वो भी तेजी से खांस रही होती है। उसका एग्जॉशन कुछ ज्यादा ही हो चुका था। वो पॉइजन मेंटेन इतना खतरनाक होता है कि उससे बचने के लिए बिंगशिन को अपनी पॉइजनस दुकी का इस्तेमाल करना पड़ रहा था, जो कि उसके ऊपर और भी टोल डाल रहा होता है। जब वो सेंस करती कि मास्टर लू की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यहाँ तक फैल रही है, बिंगशिन कहती है मुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। परंतु उसका फिगर ब्लरी हो गया था और वो सेम डायरेक्शन में तेजी से आगे बढ़ जाती है, लेकिन वो कुछ 100 मीटर आगे बढ़ पाई होती है। तभी मास्टर लू के पीछे से आवाज आती है। मास्टर लू कहते हैं क्या तुम अब यहाँ से एस्केप करना चाहती हो, लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे इस पॉइजन का यूज करने से ये पूरी सिचुएशन बदल जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा है तो तुम बहुत ही नाइव हो। भले ही मास्टर लू की आवाज कॉन्फिडेंस से भरी हुई लग रही हो, लेकिन असल में सच्चाई नहीं होती। वो लगातार बिंगशिन के फिगर को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, बट ये पॉइजन मिस्ट उसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी कोरोड कर रही थी। धीरे से उसका दूसरा हाथ जाता है अपने ब्रेसलेट के ऊपर। ऐसा लगता है उसमें एक हिडन मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया हो। तुरंत ही उस ब्रेसलेट में से एक तेज रोशनी बाहर आती है। बिंगशिन जो कि अभी भी इस पॉइजन सेज में छिपी हुई थी, वो भी इस इंटेंस ग्लो को नोटिस करती है। तुरंत ही उसकी आंखें श्रिंक हो गई थी। अपने चेहरे पे अलार्म को लेके बिंगशिन ने तुरंत अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी होती है। बिंगशिन कहती इमोर्टल बीम रिंग,
आखिर मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मास्टर लू सिर्फ एक पावरफुल कल्टिवेटर ही नहीं बल्कि एक फाउंड्री मास्टर भी है। ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। अभी वो ब्रेसलेट मास्टर लू की कलाई से बाहर आ गया था। ये अपने आप को एक हाथ के बराबर सिल्वरी रिंग में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जिसके बीच में से रोशनी बाहर जा रही होती है, जिसने बिंगशिंग की लोकेशन को लॉक करके रखा था। मास्टर लू सामने तरफ इशारा करके बोलते हैं गो। वो इमोर्टल बीम रिंग हल्की ट्रेम्बल होती है, फिर स्विशिंग की आवाज के साथ ये गायब हो जाती है। असल में गायब नहीं हुई थी बल्कि ऐसा स्पीड की वजह से था। उस हवा के फटने की आवाज को सुन के बिंगशिंग के सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी हथेली के ऊपर इंटेंस एनर्जी को इकट्ठा करके वो चिल्ला के बोलती गेट लॉस्ट। नेक्स्ट मोमेंट में अटैक अपीयर हुआ था उस रिंग के सामने, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो रिंग जिंदा हो। ये बिंगशिंग के अटैक को आसानी से डॉज कर लेती है। फिर बैंग की आवाज के साथ वो बिंगशिंग का अटैक पीछे के बड़े से पत्थर में जाके टकरा जाता है, जिसके परकच्चे उड़ गए थे। बीच हवा में वो रिंग ट्रेम्बल हुई थी, वो अपने दो हिस्से बना लेती है। ये देखिए बिंगशिंग ने अपनी पूरी दुखी का इस्तेमाल करके इंसेक्ट को बनाया था और इसे वो डिस्ट्रैक्शन के रूप में रिंग की तरफ भेज देती है। अफसोस की बात थी कि वो इंसेक्ट जिसमें उसका ऑरा होता है वो दोनों रिंग्स को अपनी तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। वो एक सफेद रंग की रिंग सीधा जाके बिंगशिंग के शरीर को जकड़ लेती है। उस बड़ी सी अंगूठी में से फोर्स बाहर आती है जो बिंगशिंग की एनर्जी को सील करने लगी थी। अपनी स्टैंड को इस तरीके से घटती हुई सेंस करके बिंगशिंग चिल्लाती है नो। उसका ऑरा जो कि 8 स्टार दूधी के पीक पे था वो बहुत ही जल्दी 3 स्टार दो एम्पर पे पहुंच जाता है। इस रिंग की पावर बहुत खतरनाक थी। फड़फड़ाती हुई बिंगशिंग को देख के मास्टर लू बोलता है तुम चाहे कितना भी स्ट्रगल कर लो लेकिन एक दूषण पावर हाउस भी मेरी इस इमोर्टल बीम रिंग के सामने असहाय हो जाएगा। तुम्हें अपना भाग्य स्वीकार कर लेना चाहिए। ये सुन के बिंगशिंग कहती है बेस्टर्ड। इस समय उसने दांत ही मीस ली होती है, लेकिन वो चाहे कितनी फोर्स का इस्तेमाल कर रही हो वो रिंग उसे छोड़ने का नाम नहीं लेती। वांग चैंग जो कि धीरे धीरे करके अभी मास्टर लू के करीब आ चुका होता है, वो कहता है मास्टर लू आपने बहुत अच्छा किया। अब क्योंकि लड़की हमारी गिरफ्त में तो ये समझा जा सकता है कि वो फायर क्लीन पिल भी हमारे हाथ में आ चुकी है। इस समय पिलकिंग चैंशिंग के चेहरे पे एक्साइटमेंट दिखाई दे रही होती है। मास्टर लू नोट करके बोलता है हमें जल्दी करना चाहिए। पॉइजन सैक की रीइंफोर्समेंट यहाँ पे पहुंच ही रही होंगे। बिंगशिंग की जहरीली नजरों को इग्नोर करके पिलकिंग चैंशिंग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को रिलीज करता है। ये सीधा बिंगशिंग की स्टोरी रिंग की तरफ जाती है जो कि इस नई स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का विरोध करने लगी थी। अफसोस की बात ये होती है कि बिंगशिंग की ऐसी कमजोर हालत की वजह से ये रेजिस्टेंस तुरंत ही खत्म हो जाता है। फिर इस स्टोरी रिंग में से बाहर आती एक जेट बोतल जिसके अंदर एक एक्सक्लूसिव मेडिसिन पिल होती है। जब वो चैंगशियान के हाथ में जेट बोतल आई थी पिलकिंग चैंगशिंग के हाथ कांपने लगते हैं। वो कहता है ये रियल है। इस फायर क्लीन पिल के होते अब मुझे दूसरे क्लास में ब्रेक थ्रू करने से कोई नहीं रोक सकता। जब पिलकिंग चैंगशिन अपनी खुशी में खोया हुआ था वो रियलाइज नहीं करता कि चारों तरफ एक फायरी और राइज होने लगा है। ऐसी गर्मी की वजह से जहरीली हवा भी साफ होने लगी थी। शुरुआत में ये चीज काफी नॉर्मल तरीके से होती है, फिर अचानक से फायरी और इरप्ट होता है। इन दोनों के चारों तरफ का टेम्परेचर राइज हो गया था। इसे मास्टर लू तुरंत ही नोटिस कर लेता है। वो पिलकिंग चैंगशिन के सामने खड़ा हो गया था। मास्टर लू की आंखें चारों तरफ देखती है लेकिन वो उस फिगर को सेंस नहीं कर पाता जो कि इस बदलाव के पीछे का जिम्मेदार है। इससे पहले दोनों और कुछ सोच पाते इन दोनों के कानों में एक आवाज गूंजती है। वो आवाज कहती ही चलो इसे तुम मुझे दे दो। फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट शैडो फ्लैश हुई थी। पिलकिंग चैंगशिन के हाथ से वो जेट बोतल गायब हो जाती है। जैसे उसके हाथों से वो सेंसेशन गायब होती है पिलकिंग चैंगशिन का एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट होता है। वो आसमान की तरफ देख के गुर्रा के बोलता है कौन, लेकिन उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही दबे रह गए थे क्योंकि अभी आसमान में फ्लोट कर रहा होता है एक ऐसा फिगर जिसकी और ने चैंगशिन को टेरिफाई कर दिया था। बगल में खड़ा मास्टर लू एक ट्रेम्बलिंग आवाज में कहता है दोशियान। ये रियलाइजेशन दोनों के ऊपर 440 बोल्ट के झटके की तरह गिरी थी। अब इन्हें समझ में आता है कि दोनों शिकारी नहीं बल्कि शिकार हैं। पिलकिंग चैंगशिन जिसका चेहरा गुस्से की वजह से डार्क हो चुका था वो जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है एक्सलेंसी आप कौन हो, क्या आपका इस तरीके से बिहेव करना शेमफुल नहीं है। मतलब बेसिकली बोल रहा होता क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। अगर इस मिस्टीरियस फिगर की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को उसने सेंस नहीं किया होता तो अब तक पिलकिंग चैंगशिन ने दावा बोल दिया होता। इस पिल को हासिल करने के लिए पिलकिंग चैंगशिन को बहुत सारे पापड़ बेलने पड़े हैं और जब ये पिल उसके हाथों में लगी तो इस पिल को उसके हाथों में ज्यादा समय तक ठहरने नहीं दिया गया। आखिर ऐसी रियलिटी को देख के पिलकिंग चैंगशिन पागल क्यों नहीं होता। चैंगशिन की बात का जवाब देते हुए क्लोक्ड फिगर बोलता है इलस्ट्रियस पिलकिंग चैंगशिन तुम जो कि पिल वैली के 9th रैंक एम्पर टियर के अल्केमिस्ट हो उसके पास ये अधिकार नहीं कि वो मुझे बताए कि मैं क्या कर सकता हूँ। पूरी तरीके से ब्लैक लोग से ढके होने की वजह से इस न्यू कमर की आइडेंटिटी हिडन होती है और उसकी हथेली के ऊपर जो मेडिसिन पिल चमक रही होती है ऐसा लगता है वो मास्टर लू और पिलकिंग चैंगशिन का मजाक उड़ा रही हो। पिलकिंग चैंगशिन अपने ऊपर और कंट्रोल नहीं कर पाता। वो कहते यू ओल्ड बैस्टर्ड। अभी मास्टर लू की नजरें भी उस क्लोक्ड फिगर के ऊपर लॉक हो चुकी थी। वो चैंगशिन से बोलता है इस व्यक्ति की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल है। जब तुम्हारे हाथ से वो पिल गायब हुई थी
वहाँ पे एक लाइफ और डेथ का ऑरा रह गया होता है। वो कोई नॉर्मल 2D लेवल की पावर नहीं है। हमारा ऐसे फाइट करना बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं होगा। मास्टर लू जो कि खुद एक 9 स्टार 2 एम्पर होता है, वो अपनी और उस क्लाउड फिगर के बीच की स्ट्रेंथ के गैप के बारे में और भी अच्छे से महसूस कर पाता है। लाइफ और डेथ एनर्जी का फ्यूजन ये किसी 2D पावर हाउस के बस की बात नहीं होती। ये एबिलिटी होती है 2 शान एक्सपर्ट्स की। ये सुन के भी पिलकिंग चैंगशिंग का दिल शांत नहीं होता। वो कहता है लेकिन फिर उसकी नजरें चारों तरफ घूमती हैं। वो कहता है फ्लेम्स ये क्या है। इस टेम्परेचर के ऊपर मास्टर लू का ध्यान भी अभी गया था। समय पॉइजन मिस्ट डिसिपेट हो चुकी होती है और वातावरण काफी ज्यादा गर्म हो रहा था। पिलकिंग चैंगशिंग कहता है इन फ्लेम्स की पावर टेरिफाइंग है। भले ही वो खुद एक एल्केमिस्ट हो और उसे फ्लेम के साथ लगातार काम करना पड़ता हो, तभी फ्लेम्स उसके लिए भी बड़ा खतरा थी। इस वातावरण को मास्टर लू आंखें बंद करके सेंस करता है। वो कहता है ये एक फॉर्मेशन नजर आती है। चैंगशिंग बोलता है फॉर्मेशन। जोन सेंटिन में फॉर्मेशन का इस्तेमाल बहुत कम लोग जानते हैं। फॉर्मेशन को यूज करने वाले ज्यादातर एक्सपर्ट्स बस उनके बेसिक्स के बारे में जानते हैं। अगर हमारे बिना नोटिस करे कोई इस फॉर्मेशन को रच सकता है तो वो बर्निंग एसेंस पवेलियन के जूजिन जैसा ही हो सकता है। पिलकिंग चैंगशिंग कहता है जूजिन। अचानक से उसका एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। वो कहता है जूजिन जोन सेंटिन का सबसे टॉप फॉर्मेशन मास्टर। अगर इस सच में उस ओल्ड मॉन्स्टर का काम है तो हम सच में बड़े खतरे में हैं। मास्टर लू नोट करता है। वो कहता है इस वजह से हमें यहाँ से जल्दी से जाने की जरूरत है। पिलकिंग चैंगशिंग जिसका नुकसान की वजह से दिल भारी था, वो फिर भी दांती मीस के बोलता है लेट्स गो। चैंगशिंग को इतनी जल्दी डिसीजन पे आती हुई देख इस बार मास्टर लू भी सरप्राइज हो चुके होते हैं। मास्टर लू को हायर करने के लिए चैंगशिंग को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। इस वजह से यहाँ से खाली हाथ वापस जाना ये पिलकिंग चैंगशिंग के लिए कड़वी दवा होगी। चैंगशिंग कहता है ठीक है देखना बंद करो, ये फॉर्मेशन काफी पिक्यूलियर है, इससे पहले देर हो जाए हमें से तोड़ना होगा। मास्टर लू नोट करके एक हाथ से हैंड सील चेंज करता है। तुरंत ही वो इमोर्टल रिंग जिसने बिंगशिंग को बांध के रखा था वो रिलीज हो जाती है। जैसे इमोर्टल बीम रिंग को हटाया गया था, बिंगशिंग एकदम जमीन पे गिर जाती है। हम उसे तेजी से हाँपते हुए देखते हैं। उस इमोर्टल रिंग की सीलिंग पावर इतनी खतरनाक थी कि बिंगशिंग को ऐसा लग रहा होता है कि उसकी सांसें रुक गई हों। दूसरी तरफ पिलकिंग चैंगशिंग और मास्टर लू अपने सबसे पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल करने लगते हैं। ये अटैक्स जा रही थी फॉर्मेशन की लेयर की तरफ जो कि अभी इनविजिबल होती है। बैंग बैंग की आवाज के साथ इनके दोनों अटैक फॉर्मेशन बैरियर से जाकर टकरा गए थे। ऐसा होने पे चारों तरफ फैली फ्लेम थोड़ी रिड्यूस हो जाती हैं, लेकिन इससे पहले मास्टर लू और चैंगशिंग खुश हो पाते इन फ्लेम्स ने काउंटर अटैक किया था। हम उन फ्लेम से एक बड़े से पैथन को बनते हुए देखते हैं। एक तेज हिसिंग साउंड के साथ सीधा मास्टर लू की जोड़ी की वजह हाथ धोके पड़ जाता है। I mean पूंछ धोके पड़ जाता है। पिलकिंग चैंगशिंग बोलता है डैम इट, इस पैथन के पास सोचने की क्षमता है। फ्लेम फॉर्मेशन के अंदर लगातार बैंग बैंग की आवाजें सुनाई देने लगती है। कुछ ही सेकंड्स में दोनों की कपड़े जगह जगह पर जल चुके थे। और मास्टर लू कहता है चैंगशिंग मुझे इस फॉर्मेशन के बारे में ब्रेक करने के लिए समय की जरूरत है, इस वजह से इस पैथन को कुछ समय के लिए तुम्हें संभालना होगा। चैंगशिंग नोट करके अपने आप को मास्टर लू के सामने लेके आता है। दूसरी तरफ जुलाओ जिन्होंने अपने आप को इस फॉर्मेशन अंदर हाइड कर लिया था, वो इस सीन को काफी क्यूरियस तरीके से देख रहे थे। जुलाओ को बर्निंग एसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर की याद आती है। वो कहते हैं पवेलियन मास्टर तुम कहाँ पे फंस गए हो। वानुआ पवेलियन और पॉइजन सैक के बीच में मैं भी फंसना नहीं चाहूंगा। फिर एक साइक के बाद एल्डरजू का फिगर यहाँ से गायब हो जाता है। पॉइजन सैक की बिंगशिंग जो कि जैसे जैसे खड़ी हो पाई थी उसके पीछे आग से बनी हथेली अपीयर होती है। इसे सीन को देख के पिलकिंग चैंगशिंग के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। वो चिल्ला के बोलता है नहीं, भले ही उसने इस लड़की के ऊपर हमला करवाया हो लेकिन इसकी जान लेने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। दोनों के लिए खुशकिस्मती की बात यह होती है कि उस पाम अटैक का इस्तेमाल नुकसान करने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि उस हथेली में एक हल्की सी जेंटल फोर्स होती है जो कि केयरफुल तरीके से बिंगशिंग को उस फॉर्मेशन के बाहर ले जाती है। बिंगशिंग को भी इससे कोई मैलिस फील नहीं होता, मतलब बुरी भावना नहीं आती। और फाइनली कहा जा सकता है कि जुलाओ बिंगशिंग के साथ गायब हो चुके होते हैं और उनके गायब होते ही फॉर्मेशन कोलैप्स होने लगती है। ऐसे सीन को देख के पिलकिंग और मास्टर लू एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। दोनों साय करते हैं। आज की बैटल काफी ज्यादा इंटेंस रही है लेकिन तब भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। चैंगशिंग के कंधे को थपथपाते हुए मास्टर लू कहते हैं चलो यहाँ से चला जाए। चैंगशिंग एकदम अपने हाथों को क्लेंच करके नोड करता है। फिर हम इन दोनों को अपने भारी दिल को लेकर यहाँ से जाते हुए देखते हैं। इस जगह से थोड़ी सी दूरी पे दो शैडोज तेजी से आगे बढ़ रही होती है। उनकी डेस्टिनेशन भी यही जगह होती है। अफसोस की बात है कि उनके लिए कुछ बचा नहीं था। अब यहाँ पे कौन से फिगर्स की बात हो रही है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ने वाला है। आप हमें कमेंट्स में ये लिख के बताओ कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। नेक्स्ट एपिसोड में पॉइजन सैक की सेक्ट मास्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा और फिर हम जान रहे होंगे बर्निंग एसेंस पवेलियन के पवेलियन मास्टर के बारे में। ये आर्क भी काइंड ऑफ खत्म ही हो गया है और फिर नेक्स्ट आर्क है डेजर्ट वाला जहाँ पे जियान की बीवी जियान का इंतजार कर रही है। उसके बारे में सोच के किस किस के पेट में गुदगुदी हो रही है वो कमेंट्स में लिखो। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड जिससे मैं भी जान सकूं कि आप में से कौन कौन यहाँ तक वीडियो को देख
सकता है। और उन सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही की वजह से हम यहाँ तक लास्ट कर पाए हैं। और जब तक आप सभी का साथ बना रहेगा हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें करते रहेंगे। हमारे अर्ली एक्सेस के वीडियो भी जल्दी आने शुरू हो गए हैं। अगर आप उन्हें एंजॉय करना चाहते हो तो आप चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन का बटन सब्सक्राइब के पास मिल जाएगा। इसी के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। अंटिल देन पीस आउट।